नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज बातचीत या जंग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लगातार यही धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान ट्रंप की किसी भी धमकी के आगे झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है। उल्टा ऐसे काम कर रहा है जो अमेरिका को गुस्सा दिला रही है। ईरान जिस तरह से अमेरिका को जवाब दे रहा है, उससे ट्रंप चिंता में दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी चिंता तो इस बात की है कि जिस परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने का दबाव वो ईरान पर बना रहे थे, उसे लेकर अब अमेरिकी एजेंसियां ही दावे कर रही हैं कि ट्रंप पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। ईरान ने परमाणु बम बना लिया है और अब जंग हुई तो अमेरिका के मित्रों को ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इस बीच खामेनेई की तरफ से अमेरिका को ये मैसेज भी दे दिया गया है कि ईरान जंग के लिए तैयार है। ईरान की सेना युद्धाभ्यास कर रही है और इस बार का युद्धाभ्यास अमेरिका को डराने वाला है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। संकट में दिखाई दे रहे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। लगातार हो रही है सत्ता से हटाने की साजिश। कई दावेदारों की जिनपिंग की कुर्सी पर नजर। अमेरिका में फिर शुरू हुआ शटडाउन। ट्रंप की नीतियों के खिलाफ डेमोक्रेट्स का फूटा गुस्सा। सीनेट से पास नहीं हो पाया बिल। पाकिस्तान के इस्लामिक नेटो को तुर्की ने दिया झटका। पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट से बनाई दूरी। कहा नया गुट बनाने की जरूरत नहीं। और चलते चलते में देखेंगे कैसे बना एशिया, जहां आज हिमालय पर्वत, वहां पहले बहता था समुद्र। हुआ चौंकाने वाला खुलासा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एप्स्टीन फाइल्स ने फिर मचाया हड़कंप। नई लिस्ट में ट्रंप की बेटी इवांका, एलन मस्क का भी नाम। 2000 वीडियो क्लिप्स शामिल। पाकिस्तानी पीएम शहबाज का बड़ा कबूलनामा। कहा कर्ज के लिए भीख मांगने से शर्म से झुका सिर। कांगो में माइनिंग के दौरान बड़ा हादसा। कोल्टन खदान धंसने से 200 से ज्यादा लोगों की गई जान। यूरोप के सामने राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लगाई गुहार। कहा देश के पास मिसाइल खत्म, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम हुआ लाचार। मिडिल ईस्ट में कभी भी जंग शुरू हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव तय माना जा रहा है। अमेरिका की तरफ से साफ संकेत मिल रहे हैं कि बातचीत का वक्त बीत चुका है, अब एक्शन का समय है और यह एक्शन किसी भी वक्त हो सकता है। यानी अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला बोल सकता है। यह हमला 24 घंटे के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की शर्तें ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान ने कह दिया है कि अमेरिका बातचीत की जो शर्तें रख रहा है उसे तो हम कभी भी नहीं मानेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा, ईरान की फिलहाल अमेरिका से बातचीत की कोई योजना नहीं है। हम बातचीत के लिए तो तैयार हैं, लेकिन बातचीत तभी करेंगे जब ये निष्पक्ष हो। शर्तें हों तो वो शर्तें ऐसी हों जो दोनों पक्षों को मंजूर हों, लेकिन अभी ऐसे हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम ऐसी किसी भी बातचीत का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें ईरान को उसका परमाणु कार्यक्रम छोड़ने या फिर बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से दूरी बनाने की शर्त हो। अराक्ची ने साफ कह दिया है कि ट्रंप की शर्तों पर कोई बात नहीं होगी। ट्रंप को अगर जंग शुरू करनी है तो वो इसे शुरू कर सकते हैं। ईरान भी जंग के लिए तैयार है और उसकी तरफ से जो 2 बड़े एक्शन हो रहे हैं उसने अमेरिका की टेंशन को बढ़ा दिया है। पहला, सैटेलाइट से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसने ट्रंप के चेहरे की परेशानी को बढ़ा दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के 2 प्रमुख परमाणु स्थलों इस्फहान और नतांज पर बड़ी हलचल देखी जा रही है। पिछले साल अमेरिका और इजराइल ने जिन परमाणु संयंत्रों पर हमला किया था, वहां पर अचानक तेज हुई हलचल बड़े संकेत दे रही है। प्लैनेट लैब्स पीबीसी की तरफ से जारी तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इन परमाणु संयंत्रों की क्षतिग्रस्त इमारतों पर छतें बनाई गई हैं। ये छत सैटेलाइट को ये पता लगाने से रोक रही है कि दोनों परमाणु ठिकानों के अंदर कौन सी गतिविधियां चल रही हैं, क्योंकि ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि ईरान किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण कर सकता है। ऐसे में इस्फहान और नतांज परमाणु संयंत्रों पर बढ़ी इस हलचल को इसी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। और दूसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की नौसेना मिलिट्री एक्सरसाइज। ईरान ये दिखा रहा है कि किसी भी तरह का हमला हुआ तो वो इसकी नाकेबंदी कर देगा, और ये सिर्फ दिखा ही नहीं रहा है बल्कि अमेरिका को चेतावनी भी दे रहा है। ईरान के IRGC कमांडर मोहम्मद अकबर जाहदी ने कहा है कि ईरान जमीन, समुद्र और हवा तीनों स्तर पर हॉर्मुज को कंट्रोल करता है। अब ये कंट्रोल पारंपरिक तरीकों से नहीं बल्कि इंटेलिजेंट सिस्टम के जरिए किया जा रहा है, जिससे यहाँ की हर गतिविधि पर पूरी नजर रखी जा रही है। ईरान की इस धमकी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। यानी जंग हुई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसका असर तेल सप्लाई पर दिखाई देगा, क्योंकि दुनिया का करीब 20% तेल और बड़ी मात्रा में तरलीकृत गैस इसी रास्ते से गुजरती है। सऊदी अरब, इराक, UAE और ईरान जैसे बड़े तेल उत्पादक देश इसी रूट पर निर्भर हैं। यानी ईरान ने अपनी रणनीति साफ कर दी है कि अगर जंग होगी तो इस बार ईरान जोरदार पलटवार करेगा। हमले के लिए ईरान ने 1000 नए स्ट्रेटेजिक ड्रोन एक्टिव मोड में रखे हैं।
ईरान की तैयारी साफ है, उसे अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए वो अपनी सैन्य तैयारियों पर भरोसा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के चारों तरफ सैन्य घेराबंदी को मजबूत कर रहा है। ईरान इंटरनेशनल ने पश्चिमी देशों के सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने व्हाइट हाउस में ट्रंप प्रशासन के साथ बैठक की है। इसमें सलमान ने कहा है कि अगर अमेरिका अब हमला नहीं करता है तो ईरान और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाएगा उस पर बहस हो रही है और यह हमला कुछ घंटे या कुछ दिन बाद हो सकता है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो ईरान से बातचीत की योजना बना रही हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन ईरान को लगातार धमकियां दे रहा है, जो ट्रंप के दावों पर ही सवाल उठा रहा है। वैसे ईरान पर अब अमेरिका का हमला तय माना जा रहा है और जिस तरह से ईरान की तैयारियां हैं, उसके बाद ये भी साफ माना जा रहा है कि उसकी तरफ से तगड़ा पलटवार किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे चीन की। चीन में इस समय जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। राजधानी बीजिंग में सेना की जबरदस्त तैनाती की गई है। पूरा बीजिंग किसी किले में तब्दील हो चुका है। इसका कारण है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि शी जिनपिंग के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है और इस साजिश की खबर लगते ही जिनपिंग ने टॉप जनरलों को बर्खास्त करने और उनकी गिरफ्तारियां शुरू करा दी, जिसमें जिनपिंग के करीबी जनरल झांग यूशिया और जनरल लियू झेनली का नाम भी शामिल है। वैसे ये सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर जिनपिंग को सत्ता से हटा दिया गया तो फिर उनकी जगह कौन लेगा। एक नाम तो झांग यूशिया का भी था, लेकिन अब उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया है। वैसे जिनपिंग को मिंग फैमिली की तरफ से भी चुनौती मिल रही थी, लेकिन इस परिवार को भी जिनपिंग ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। परिवार के 11 सदस्यों पर तो मुकदमा चलाकर उनकी जान भी ले ली गई है, बाकियों को भी सख्त सजाएं सुनाई गई है। दरअसल शी जिनपिंग जब 2012 में चीन के राष्ट्रपति बने, तभी से मिंग फैमिली उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी और जब जिनपिंग की सत्ता संकट में आई तो उन्होंने इस फैमिली को ही पूरी तरह से खत्म करा दिया। हालांकि जिनपिंग के सिर पर आया संकट भी पूरी तरह से टला नहीं है। कई दूसरे ताकतवर जनरल अभी भी उनके लिए संकट बने हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जिनपिंग सत्ता से हटे तो कौन उनकी कुर्सी पर बैठेगा। इस दौर में अगर सबसे आगे कोई नाम दिख रहा है तो वो है ली क्यांग का। ली इस वक्त चीन के प्रधानमंत्री है और जिनपिंग के सबसे खास माने जाते हैं। अगर संवैधानिक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो ये स्वाभाविक उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जिनपिंग क्या संवैधानिक तरीके से अपना पद छोड़ेंगे। उनकी कोशिश तो यही है कि जब तक जिंदा रहें तब तक सत्ता में रहें। ऐसे में अगर तख्तापलट होता है तो क्यांग को शायद ही सत्ता मिले, लेकिन संवैधानिक तरीके से ये काम हुआ तो क्यांग ही जिनपिंग के उत्तराधिकारी बनेंगे। क्यांग के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं डिंग शुजियांग, जो इस वक्त चीफ ऑफ स्टाफ है और उनके साथ परछाई की तरह रहते हैं। पार्टी के हर गुप्त राज और फाइलों का पता है। ये जिनपिंग के लिए सबसे खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि वो पर्दे के पीछे से खेल खत्म करने में माहिर हैं। ये चुपचाप सारी प्लानिंग करने वालों में गिने जाते हैं, जो सही वक्त पर वार करते हैं और हाल ही में जिनपिंग के खिलाफ जितनी भी साजिशें हुई हैं उसमें उनके करीबियों का ही हाथ सामने आया है। ऐसे में शुजियांग जिनपिंग के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। आइए अब हम बात तीसरे दावेदार की करते हैं, जो इस लिस्ट में तीसरा नाम है झाओ लेजी का। झाओ की बात करें तो वो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के पूर्व प्रमुख हैं। इस वक्त वो राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति के अध्यक्ष और चीनी कम्युनिटी पार्टी की पॉलिट ब्यूरो स्थायी समिति के तीसरे सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। इनके पास पार्टी के हर बड़े नेता का कच्चा चिट्ठा मौजूद है। अगर तख्तापलट के दौरान बहुत ज्यादा खींचतान हुई तो झाओ लेजी अपने विरोधियों को उनके भ्रष्टाचार को सार्वजनिक करने का डर दिखाकर अपने पक्ष में कर सकते हैं। और अब बात करेंगे अमेरिका में फिर शुरू हुए शटडाउन की। डोनाल्ड ट्रंप के शासन में अमेरिका बार बार आर्थिक मुसीबतों में फंस रहा है। पिछले साल नवंबर में अमेरिका ने अपने इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन देखा था और 2 महीने में ही ये फिर से शुरू हो गया है। 31 जनवरी को अमेरिका में एक और शटडाउन की शुरुआत हो गई है। वैसे इस बार ये पूर्ण बंदी नहीं है, बल्कि अभी आंशिक बंदी शुरू हुई है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि सांसद 30 जनवरी की समय सीमा तक फंडिंग बिल पारित करने में सफल नहीं हो पाए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस बार ये शटडाउन कितने दिनों तक चलेगा। अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटरों के अलावा व्हाइट हाउस से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें यह संभावना दिख रही है कि इस बार का शटडाउन शायद बहुत लंबा नहीं चलेगा। सीनेट ने 30 जनवरी को एक व्यय विधेयक पारित किया जो गृह सुरक्षा विभाग, आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन और सीमा गश्ती की देखरेख करता है। उसके लिए व्यय को 2 सप्ताह के लिए बढ़ाता है। अब ये विधेयक प्रतिनिधि सभा में जाएगा। रिपब्लिकन प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने कहा कि 2 फरवरी को ही इस विधेयक पर सदन में मतदान हो सकता है। वैसे अभी अमेरिका में जो शटडाउन शुरू हो रहा है वो आंशिक बंदी है, जिसमें कुछ एजेंसियों का काम चलता रहेगा, वहीं कुछ सरकारी सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी। इस बंदी के चलते कई विभागों के
के सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें कोई वेतन भी नहीं दिया जाएगा। अब हम ये जान लेते हैं कि पूरा विवाद है क्या। दरअसल डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में सबसे बड़े विवाद का कारण है अमेरिकी गृह विभाग और उसके तहत आने वाली एजेंसियां, जिसमें ICE यानी कि आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन और बॉर्डर पेट्रोल को लेकर है। डेमोक्रेट सांसद इस बात पर नाराज हैं कि मिनियापोलिस शहर में 2 नागरिकों को संघीय एजेंटों ने गोली मार दी, जिससे उनकी जान चली गई। इस घटना से नाराज डेमोक्रेट चाहते हैं कि DHS और ICE पर कठोर सुधार, जवाबदेही और निगरानी लागू की जाए, तभी वो फंड देने पर सहमति देंगे। इस पर सीनेट और व्हाइट हाउस ने एक समझौता किया, जिसमें DHS को केवल 2 हफ्तों तक के लिए फंड दिया गया है ताकि सुधारों पर बातचीत जारी रहे। लेकिन इससे भी तत्काल फंडिंग मंजूर नहीं हो पाई, यानी अभी तो अमेरिका में आंशिक बंदी शुरू हो गई है, लेकिन ट्रंप सरकार और विपक्ष के बीच में सहमति नहीं बन पाती है, तो 2 सप्ताह बाद पूर्ण शटडाउन भी शुरू हो सकता है। अब बात करते हैं इस्लामिक नेटो पर पाकिस्तान को लगे झटके की। पाकिस्तान लंबे समय से ये कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर के इस्लामिक मुल्क एक साथ आएं और मजबूत संगठन तैयार करें, कुछ वैसा जैसे नेटो है, यानी एक देश पर हमला गठबंधन में शामिल सभी देशों पर हमला माना जाए। पाकिस्तान इस इस्लामिक नेटो का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने का सपना भी देखने लगा था और उसकी उम्मीदों को पंख तब लग गए जब उसने सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से यह दावा किया गया कि इस गठबंधन में तुर्की भी शामिल होने को तैयार है। हाल ही में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें भी पाकिस्तान के दावे पर मोहर लगाई गई थी। वैसे इस रिपोर्ट के पीछे भी सबसे बड़ा सोर्स पाकिस्तान को ही माना जा रहा था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि तुर्की भी सऊदी अरब और पाकिस्तान वाले गठबंधन में शामिल हो रहा है। बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है, जिसके बाद पाकिस्तान यहां तक कहने लगा था कि कई मुस्लिम देश इस गठबंधन में शामिल होने के लिए उससे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का यह दावा भी उसके पहले के दावों की तरह ही झूठा साबित हुआ, क्योंकि तुर्की ने साफ कह दिया है कि दुनिया को किसी नए गुट की जरूरत ही नहीं है और कम से कम तुर्की तो इस तरह के किसी गुट में शामिल नहीं हो रहा। इसे लेकर तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है, न तुर्की का, न अरब का, न फारसी का, न किसी और का वर्चस्व, किसी का वर्चस्व नहीं चाहिए। क्षेत्रीय देश जिम्मेदारी के साथ एक साथ आ रही हैं। आप देखिए ना कि कैसे यूरोपीय संघ ने 0 से शुरू करके आज तक खुद को एक साथ रखा है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए हम कोई नया गुट नहीं बनाना चाहते, हम क्षेत्रीय एकजुटता का एक मंच बनाना चाहते हैं। ये समूह 2 या 3 देशों से शुरू हो सकता है, लेकिन अगर समय के साथ ये बड़ा ढांचा बनता है तो अच्छा होगा। हम अपनी सुरक्षा का जिम्मा किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं सौंप सकते। हाकान ने साफ कह दिया है कि क्षेत्र में मुख्य समस्या सिर्फ बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि राष्ट्रों के बीच भरोसे की गहरी कमी है। जब तक क्षेत्रीय देश अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक स्थिरता नहीं आ सकेगी। इसलिए गठबंधन क्षेत्रीय होना चाहिए और इसमें डिफेंस पैक्ट जैसे मुद्दों को शामिल करने की जरूरत नहीं है, जो पाकिस्तान की पहली कोशिश मानी जा रही थी। लेकिन तुर्की ने पाकिस्तान की इस कोशिश को बड़ा झटका दे दिया है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि तुर्की मध्य पूर्व में खुद को लीडर की भूमिका में देख रहा है, जबकि पाकिस्तान जो गुट तैयार कर रहा था उसमें तुर्की अपनी कोई बड़ी भूमिका नहीं देख रहा था। और यही कारण है कि उसकी तरफ से पाकिस्तान के साथ किसी तरह की डिफेंस डील पर बातचीत की संभावना तक से इनकार किया जा रहा है। और अब चलते चलते में बात करेंगे एशिया को लेकर हुए चौंकाने वाले खुलासे की। क्या आप जानते हैं कि जहां आज हिमालय की चोटियां आसमान छू रही हैं, वहां कभी टेथिस नाम का एक महासागर हिलोरे मारता था। अब तक हम यही पढ़ते आए हैं कि जब इंडिया की प्लेट यूरेशिया से टकराई तब हिमालय बना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड की एक नई रिसर्च ने इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट ला दिया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि एशिया को आकार देने का काम हिमालय के बनने से लाखों साल पहले ही शुरू हो गया था और इसकी असली वजह यही टेथिस महासागर था, जो करीब 10 करोड़ साल पहले धरती से गायब हो गया। जर्नल कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य एशिया की ये जटिल बनावट सिर्फ स्थानीय प्लेटों की टक्कर का नतीजा नहीं है। डॉक्टर सैम बून और उनकी टीम ने पाया कि जब टेथिस महासागर धीरे धीरे सिकुड़ रहा था तो उसकी हलचल का असर हजारों किलोमीटर दूर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पश्चिमी चीन तक महसूस किया गया। इसे ऐसे समझिए जैसे महासागर की प्लेट्स नीचे धंस रही थी तो उन्होंने धरती के अंदर दबी पुरानी प्लेट्स को फिर से एक्टिव कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हिमालय के वजूद में आने से बहुत पहले ही वहां पहाड़ और घाटियां बनने लगी थी। प्रोफेसर स्टाइन ग्लोरी बताते हैं कि क्रिटेशियस काल में, यानी जब धरती पर डायनासोरों का राज था, तब भी मध्य एशिया का नजारा आज के पश्चिमी अमेरिका जैसा था। अब तक माना जाता था कि ये सब जलवायु परिवर्तन या ज्वालामुखी जैसी हलचलों से हुआ, लेकिन वैज्ञानिकों ने चट्टानों की थर्मल मेमोरी यानी उनके तापमान का इतिहास पढ़कर ये साबित कर दिया है कि इसके पीछे की असली वजह टेथिस महासागर ही था।
दिलचस्प बात यह है कि अब इसी तकनीक से वैज्ञानिक ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के अलग होने के राज को भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आज हम जिस विशाल एशिया को देखते हैं, उसकी नींव एक ऐसे महासागर ने रखी थी जो आज धरती के नक्शे पर है ही नहीं। इस रिपोर्ट ने भूगोल की किताबों को एक बार फिर से लिखने की जरूरत पैदा कर दी है। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।